Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी। तो अब हम देखते हैं कोरोना वायरस होता क्या है। एक आम से खांसी जुकाम से लेकर आपको वेंटिलेटर तक की जरूरत पहुंचाने वाला कोविड-19, ये सब कोरोना वायरस के अंदर ही आता है। ये एक फैमिली है। अब कोविड-19 क्या है? कोविड-19 अगर हम उससे शब्द से ही समझें तो कोविड, CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस और D मीन्स डिजीज। 19 मीन्स इट हैज ओरिजिनेटेड इन वुहान, चाइना इन 2019, जहाँ पे इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद वो एपिडेमिक और पेंडेमिक में बन गया। अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम क्या हैं। इसके सबसे आम लक्षण जो है वो होता है सूखी खांसी, बुखार और शरीर में दर्द। अगर हम इसके और सिम्टम देखें और लक्षण देखें तो वो होते हैं कि हमें सिर में दर्द हो सकता है, हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, हमें सुगंध या गंध ना आए, हमारी नाक बंद हो जाए, हमें मुंह का टेस्ट खराब हो जाए, हमारा गला खराब हो जाए, हमारे स्किन पे रैशेस हो जाए, हमारे स्किन की कलर चेंज हो जाए। तो ये सब कोरोना वायरस के अंदर और उसके लक्षणों में आता है। तो अब हम देखें कि ये एक सिंपल खांसी जुकाम से लेकर आपके चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस तक जा सकते हैं, जहाँ आपको सीने का दर्द और सांस में लेने की दिक्कत हो सकती है। और ये सारी जो चीजें हैं, सांस में दर्द और सांस लेने में दिक्कत, ये अक्सर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में होता है। हाई रिस्क वो होते हैं जिनको संक्रमण होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग अक्सर 60 साल से ऊपर या जिनको और बीमारियां साथ में हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या इम्यूनो रिएक्टिव डिजीजेस होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब हमें एक डॉक्टर की एडवाइस कब लेनी चाहिए? अगर हमें सिर्फ खांसी जुकाम है तो अपने घर पे हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं, जिससे कि ये बाकी लोगों में ना फैले। और घर पे रहते हुए हम अपने सिम्टम्स को खुद ही मॉनिटर करें, अपने लक्षणों को देखते रहें कि कहीं हमें बुखार तो नहीं आ गया है या कहीं हमें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो या आपके सीने में दर्द हो, तो आप अपने निकट के डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आज की डेट में टेली कंसल्टेशन भी हो रहा है, आप टेली कंसल्टेशन से उनसे बात कर सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जा सकते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं और उनकी एडवाइस से फिर आप अपना कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स मैंने आपको बताए हैं कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस दो तीन तरीके से ही फैलता है। पहला होता है पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है जो इंसान आपके सामने खड़ा है, अगर उसे कोरोना है और वो छींकता है, खांसता है और बोलता है, तो कोरोना आप तक पहुंचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि खांसने, छींकने और बोलने के टाइम आपके मुंह से जो हवा निकलती है उसके अंदर कोरोना वायरस होता है और वो हवा जो है आप तक पहुंचती है, तो आप जब उसको अपनी नाक या मुंह के अंदर लेते हैं तो वो आप में भी पहुंच सकता है। दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना होता है सरफेसेस। सरफेसेस क्या होता है? वो सब चीजें जो हम छूते हैं या हमारे आसपास होती हैं, वो सब सरफेसेस हैं। जैसे ये टेबल सरफेस है, मेरे कपड़े, मेरे बाल सरफेस हैं, ये पर्दे, ये रूम, ये वॉल, ये सब चीजें सरफेसेस के अंदर आती हैं। तो हमें इनको छूने से बचना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या हम एक ऐसे इंसान से हो सकता है जिसके अंदर कोई सिम्टम्स ना हो? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस कई बार जिन लोगों में होता है उनमें कोई लक्षण आता ही नहीं है या लक्षण आने में उसे 10 से 14 दिन लग जाते हैं। ऐसे में वह इंसान आपको कोरोना का इन्फेक्शन दे सकता है अगर हम उसके पास बैठेंगे और वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे जो हमें करनी चाहिए। तो हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं और हम ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन ना हो? तो उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब है कि अगर आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर है तो आप छींकें या खांसते वक्त उसको अपने मुंह पर रखें और उसको यूज करने के बाद एक बंद कूड़ेदान में फेंक दें और अपने हाथों को साबुन से या अल्कोहल रब से साफ करें। या फिर अगर हमारे पास रुमाल या हैंकरचीफ या हमारे पास कोई टिश्यू पेपर नहीं है, तो वही खांसना और छींकना
हम अपनी बाजू का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब हम ऐसा करते हैं तो सारी हवा एक तो हमारे आर्म पे, हमारी बाजू पे आ जाती है, और वो क्यों हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जब हम ऐसे करके छींकते हैं तो सब जो वायरस है हमारे हाथ पे आ जाते हैं। इससे हम जिस भी चीज को छुएंगे उस पे वायरस आ जाएगा। लेकिन जब हम अपने बगल को या अपनी बाजू को यूज करते हैं तो उस केस में ये बहुत आसानी से, ऐसी जगह नहीं है जिसको हम बार बार हाथ लगाते हो या किसी और सरफेस को टच करती हो, तो ये हमें कंपैरेटिवली सेफ रखता है। दूसरी चीज है कि हमें अपने हाथ पानी से, साबुन से बार बार धोना होता है, और हमें अगर साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है तो हमें सैनिटाइजर से अपना हाथ बार बार साफ करते रहना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों के साथ आप दूरी बनाएं 1 मीटर की, और खुद भी मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनाएं। लोगों को मास्क पहनाने से आप ज़्यादा अच्छे से बचेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान खाँसता, छींकता या बोलता है और उसने मास्क पहना होता है तो उसकी सारी हवा मास्क के अंदर ही रहती है, वह आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो उस समय अगर आपने मास्क नहीं भी लगा रखा है तो भी आप सेफ हैं। अपने आप से ज़्यादा दूसरों का मास्क पहनना आपको ज़्यादा बचाता है। अब हम देखते हैं क्लोज कांटेक्ट क्या होता है। सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं अपने किसी कलीग के साथ और उसको कोई भी किसी भी तरीके के लक्षण नहीं है, और आप आराम से अपने रूटीन की तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन उस कलीग को कोविड है, वो कोविड पॉजिटिव है और उसे भी नहीं पता है, तो आप अपना लगातार काम कर रहे हैं, उस केस के अंदर आप क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके घर में है और देखभाल कर रहे हैं तो आप क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसको कोरोना है, अगर आप उसके आसपास हैं, 1 मीटर से कम दूरी में हैं, देखभाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप क्लोज कांटेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कोरोना के लक्षण आने में 10 से 14 दिन लगते हैं। मतलब अगर मेरे को आज 10वें दिन या 14वें दिन मेरे को छींक आई है तो इसका मतलब मैं पहले के 14 दिन के बारे में सोचूंगा कि पहले 14 दिन में क्या मैं किसी से मिला था जिसको 3-4 दिन बाद कोरोना निकल आया, या उस समय उसको खांसी जुकाम के सिम्टम्स थे। तो ये होता है कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम देखते हैं कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बड़े फैंसी से टर्म्स हैं और बहुत कॉमनली आजकल चल रहे हैं। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया था, तो इसलिए मैं घर में रहना चाहता हूँ और अपने आप को मॉनिटर करना चाहता हूँ कि कहीं मुझे सिम्टम आ तो नहीं रही है। और सेल्फ आइसोलेट क्या होता है कि मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे खांसी जुकाम है, अब मैं घर के किसी एक कमरे में अकेला रह रहा हूँ, अपनी फैमिली से भी अलग और बाहर के लोगों से भी अलग। उस समय जो मैं अपने आप को मॉनिटर करता हूँ उसको सेल्फ आइसोलेशन कहते हैं। अब सेल्फ आइसोलेशन का जो आपका कमरा है वो कैसा होना चाहिए? सेल्फ आइसोलेशन रूम अगर हम इधर देखें तो उसके अंदर बहुत अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, आपके पास अटैच टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, आपका अलग से बेड होना चाहिए, और अगर कोई आपको खाना देता है तो आपको अपने बर्तन भी खुद ही धोने होने चाहिए, और साथ साथ जो आपको खाना दे रहा है आपको उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसको बोलना चाहिए कि वो मास्क पहन के रखे और आपसे दूरी बना के रखे और आपकी चीजों को ना हाथ लगाए। अब हम देखते हैं क्या बच्चों में और बढ़ती उम्र के बच्चों में कोरोना हो सकता है? तो जवाब है हाँ, कोरोना किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। बट इंडिया में देखा गया है कि बच्चों में होने वाला कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, और अभी तक बच्चों की कोई डेथ इंडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुई है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें, क्योंकि बच्चों में भले ही वो सीवियर फॉर्म में ना अपीयर हो, भयानक रूप ना ले, लेकिन बच्चों से वो हमें या हमारे घर के बड़े लोगों में हो सकता है जिनमें वो किसी तरीके से सिवियर फॉर्म में आ सकता है। तो अब मुझे जानना है कि मैं अपने आप को और इसको फैलने से कैसे बचाऊं। तो उसका तरीका बहुत आसान है। जैसे रेस्पिरेटरी हाइजीन मैंने आपको बताया कि आपको खांसते और छींकते समय अपनी बाजू का इस्तेमाल करना है, या फिर आपको हैंकरचीफ या हैंकी का इस्तेमाल करना है, उसको बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंकना है। हैंड हाइजीन से मेरा मतलब है कि आपको अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे तो आप अल्कोहल रब या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे।
अपने हाथ आपको साबुन से किस तरीके से धोने हैं? जैसे मैंने अपने हाथ गीले किए, उस पे साबुन लिया और पहले मैंने उनको अपने हाथ की हथेलियों को रब किया, फिर मैंने अपने हाथ के पीछे वाली जो जगह है उसको रब किया। ऐसा करने से मेरी वेब स्पेस, मेरी फिंगर की साइड और मेरा बैक ऑफ द पाम है, वो साफ हो जाता है, कुछ इस तरीके से। फिर मेरी फिंगर्स का जो बैक है उसको क्लीन करने के लिए आई विल डू लाइक दिस, दोनों हाथों से। अब मेरे थंब बचे हैं तो मैं उनको क्लीन करूंगी। अब मेरी फिंगर की टिप्स बच गई हैं तो मैं उनको क्लीन करूंगी। अब मैंने अपना रिस्ट क्लीन किया, अपने हाथ साफ पानी से धोए, टिश्यू पेपर लिया, उस टिश्यू पेपर से पोंछे और इस टिश्यू पेपर से ही मैंने नल को बंद किया और इस टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में डाल दिया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको नल भी टिश्यू पेपर से ही बंद करना है, क्योंकि अगर आपने नल अपने हाथ से बंद किया तो वो वायरस फिर से आपके हाथ में आ गया और आपका हाथ धोना बेकार हो गया। और तीसरी चीज है, हमें 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है। मतलब हम जहाँ हैं वहां से जो सामने बंदा है वो कम से कम 1 मीटर की दूरी पे हो, जिससे कि उसके खांसने या छींकने से जो हवा आएगी वो मुझ तक ना पहुंचे। और आइडियली तो हमें उस सामने वाले बंदे को भी मास्क पहनाना चाहिए और हमें खुद भी मास्क पहनना चाहिए। मास्क के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चौथी चीज है कि हमें क्राउडेड जगह पे, भीड़ भाड़ी वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। उसका वजह क्या है कि भीड़ भाड़ी जगहों पे हम दूरी नहीं मेंटेन करके रख सकते। हम पास पास रहते हैं जिससे कोरोना वाली हवा हमारे अंदर जाने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन मैंने आपको बताया है। अब एक वीडियो देख लेते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव हैंड वॉश। ये वीडियो WHO के मेजर जनरल ने बनाया है, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। तो अब हम मास्क के बारे में जानते हैं। हमारे पास 3 तरीके के मास्क हैं, क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। क्लॉथ मास्क कुछ इस तरीके का होता है। क्लॉथ मास्क को पहनने का बस इतना ही फायदा है कि अगर आप जब खांसेंगे या छींकेंगे तो जो हवा है वो इसी के अंदर रुक जाएगी और बहुत कम हवा बाहर निकलेगी। लेकिन अगर आप इसको अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहते हैं तो उस केस में इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा मास्क आता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को हम 2 प्लाई 3 प्लाई मास्क भी बोलते हैं। इससे भी आपको कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इन मास्क के ऊपर एक मैलिएबल मेटल स्ट्रिप होती है और इसको यूज करने का तरीका होता है कि इसको अपने मास्क के पास लाए, अपनी नाक की शेप में दिया और फिर इसको अपने आपने पहन लिया। पहनने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि ये आपके चिन को भी कवर करे, लेकिन इसके अंदर साइडों से जगह होती है जहां से एयर लीक कर सकती है। तो ये गैप होने की वजह से
ये मास्क इतने इफेक्टिव नहीं है। तो अब हमारे पास अब आता है N95 मास्क। ये N95 मास्क कोई भी गैप आपके पास नहीं छोड़ता है। इसको भी पहनने का वही तरीका है कि यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप होती है और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप अपनी चिन से लगाएं, ऊपर इसको कुछ इस तरीके से पहने। मेटल स्ट्रिप को आप अपनी नाक की शेप में लें, अपना स्पेक्स इसके ऊपर से पहने एंड नाउ यू सी, यहाँ पे ये कहीं पे भी देर इज नो गैप एनीवेयर, इट इज टोटली फिटेड ऑन माई माउथ एंड माई नोज। और निकालते समय इसको खींचें और इसके जो बैंड्स हैं उससे आप इसको निकाल लें। तो ये हमारे सर्जिकल मास्क थे। अब हमें ये जानना है कि क्या इन मास्क को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो कॉटन मास्क को तो आप जितनी मर्जी बार धो के पहन सकते हैं, लेकिन कॉटन मास्क आपको कोई खास प्रोटेक्शन नहीं देगा। ये बस अगर सब लगाएं, हर कोई कॉटन मास्क पहने, तो ये प्रोटेक्शन बहुत है एक दूसरे को कोरोना से बचाने के लिए। सेम सर्जिकल मास्क का है कि आप सर्जिकल मास्क पहनेंगे तो वो कॉटन मास्क से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन देता है, लेकिन फिर उसके अंदर एयर लीक है तो इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर हम N95 मास्क को बोले तो ये आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं से भी हवा जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन क्या हम ये मास्क रोज पहन के रोज फेंक सकते हैं? क्योंकि गाइडलाइंस बोलती हैं कि आपको इसे एक ही बार यूज करना है। तो इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि N95 मास्क को आप 5 मास्क पूरे महीने कैसे यूज कर सकते हैं। आप 5 पॉलिथीन लीजिए जिसके अंदर आप छेद कर सकते हैं, या आप कॉटन के बैग लीजिए जिनको ब्रीदेबल बैग बोलते हैं, हवादार वाले बैग। आपने पहले दिन मास्क पहना, उसको एक पॉलिथीन में डाला, दूसरे दिन उसको दूसरे नंबर वाली पॉलिथीन में डाला, तीसरे दिन तीसरे, चौथे दिन चौथे, पांचवें दिन पांचवें, ऐसे हमने 5 पॉलिथीन को नंबर दे दिए। छठे दिन हम पहले नंबर वाली पॉलिथीन को यूज करेंगे, सातवें दिन हम दूसरे नंबर वाली पॉलिथीन को यूज करेंगे, आठवें दिन हम तीसरे नंबर वाली पॉलिथीन को यूज करेंगे, नौवें दिन हम चौथी वाली को और 10वें दिन हम पांचवी वाली को। इस तरीके से 11वें दिन अगेन हम पहले नंबर वाली पॉलिथीन में जो मास्क रखा है हम उसको यूज करेंगे। इस तरीके से आप 5 मास्क में पूरा महीना निकाल सकते हैं। इसको रीजन क्या होता है कि हम इस एक मास्क को 5 दिन देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन रुकता है। तो जब हम मास्क को 3 से 4 दिन एक ब्रीदेबल बैग में रखते हैं, तो उसके अंदर का वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो हमें उसको सैनिटाइज करने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसको छठे दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। N95 मास्क के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको सैनिटाइज नहीं करना होता, उसको धोना नहीं होता, उसको 4 घंटे से ज़्यादा धूप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर एक चार्ज लेयर होती है जो वायरस को ट्रैप करती है और वो खराब हो जाती है अगर आप ये तीनों में से कुछ भी करते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि इनको कैसे रीयूज किया जा सकता है या सर्जिकल मास्क को हम कैसे धो के हम दोबारा पहन सकते हैं, इसका एक तरीका होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस भेज सकती हूँ और आप सर से इस बारे में पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्क पहनने से पहले भी आपको अपना हाथ धोने होंगे और मास्क उतारने के बाद भी। मास्क पहनते समय आप ध्यान रखें कि आपके फेस और मास्क के बीच में कोई गैप ना हो, आपकी चिन पूरी कवर्ड हो और उतारने के बाद आप उसको बंद कूड़ेदान के ढक्कन में डालें। ये एक क्विज थी। अब हम देखते हैं कि क्या पेट से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि डॉग्स में और कैट्स में वो आपस में एक दूसरे को कोविड फैला सकते हैं, बट उनसे ह्यूमंस में कोविड अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आपको पैट अपने पेट्स के साथ क्या ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास एक डॉग है तो उसको बाहर घुमा के मैं लेने जाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखती हूँ कि जैसे मैं घर में आती हूँ अपने हाथ धोती हूँ तो मैं उसके चारों पैर साबुन और पानी से धोती हूँ, जिससे कि वो भी कोरोना फ्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोरोना सरफेसेस पे कितने टाइम तक रहता है। कोरोना प्लास्टिक के ऊपर 3 दिन तक और स्टील के ऊपर भी 3 दिन तक रहता है। प्लास्टिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, हम या सामान खरीद के लाते हैं, सब प्लास्टिक के पॉली बैग में मिलता है। तो अगर उस पर एक बार किसी कोरोना वाले पेशेंट ने छू लिया तो 3 दिन तक वहां पे कोरोना वायरस रहेगा। और स्टील, क्योंकि हमारे जितने डोर के नॉब्स हैं वो सब स्टील के बने हुए होते हैं। कार्डबोर्ड हो गई हमारी टेबल, हमारे जो कागज है उस पे वो 1 दिन तक रहता है और कॉपर के ऊपर कुछ 4 घंटे तक रहता है।
अब प्रिकॉशंस वाइल ग्रोसरी शॉपिंग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि शॉपिंग पे जाते समय क्या ध्यान रखना है, शॉपिंग के समय क्या ध्यान रखना है, और घर आने के बाद आपने क्या ध्यान रखना है। आपके पास आपके कान पे या आपके मुंह के पास नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस हो सकता है। तो आप उससे दूर से बात करेंगे, मैसेजेस देखने आप दूर से देखेंगे, और उसके बाद अपने ही मोबाइल फोन को स्प्रे बॉटल से सैनिटाइज करेंगे और अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे और पॉकेट में रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सैनिटाइज करने से फोन खराब हो जाता है, तो मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने फोन को सैनिटाइज करती हूँ, और उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पोर्ट्स हैं, जो छेद बने हुए हैं आपके मोबाइल फोन पे, उस पर सैनिटाइजर ना जाए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और आप स्प्रे बॉटल से बहुत आराम से अपने फोन को स्प्रे कर सकते हैं, कुछ खराब नहीं होगा। और एक मोबाइल फोन ही है जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसको आप अपने घर में, किचन में, रूम में, हर जगह लेके घूमते हैं, और उसको साफ करने का ध्यान हम नहीं देते हैं। अब ये हमने ध्यान रखा। इसके बाद मैं गई रिसेप्शन पे, जहाँ पे मुझे पेमेंट करना है। कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, जिसमें आपको कार्ड देने की जरूरत ना हो, जिसमें आप सीधा पेटीएम से या जो भी आप पोर्टल यूज कर रहे हैं, गूगल पे, रेजर पे, आप वो देके पैसा दे दीजिए। इन केस आपके पास ये सब कुछ नहीं है, कार्ड भी नहीं है, तो आप जितना अमाउंट बना है उतना ही पैसा दें। अगर वो भी नहीं है और उनसे आप पैसा लेते हैं, तो वो पैसा आप ग्रोसरी शॉपिंग बैग के अंदर ही डाल दें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो आपके हाथ तक ही आया, आपके कपड़ों पे, आपकी पॉकेट पे नहीं गया, और गलती से घर के अंदर नहीं घुसा। अब ये सब कुछ करने के बाद सामान लेके मैं अपने घर आया। घर आके मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरे जो जूते के तलवे हैं उसको मुझे सैनिटाइज करना है। चाहे मैं जूते बाहर भी उतारूं, सैनिटाइज करो, जूतों को घर के बाहर ही उतारो। जो आप ग्रोसरी लेके आए हैं, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, आज की डेट में हर घर में एक टेबल आप बनाइए अपने घर के अंदर। अगर आपका घर अकेले का है तो आप उसको घर के बाहर भी रख सकते हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपना दरवाजा खोलते ही उसके बाजू में रख दीजिए। वो टेबल ऐसा है जिसके अंदर आप वही सामान रखेंगे जो आप सीधा बाहर से आए और आपने रख दिया, और अभी आप थके हैं, आप नहीं करना चाहते कि मैं सब कुछ साफ कर करके रखूं, तो आपने इस टेबल पे रख के छोड़ दिया। और फिर उसके बाद आप सीधा अपने बाथरूम में जाके सर धो के नहाइए, कपड़े धुलने में डालिए, और फिर आप कोरोना से फ्री हैं। इसके बाद जब आप वो ग्रोसरी का सामान जब निकालेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे, जो भी डब्बा है उसको भी आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसे अपनी किचन में ला सकते हैं। जो पॉलिथीन है उनको आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए, और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उनको भी सैनिटाइज करिए। अगर ग्रोसरी नहीं, फल फ्रूट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक बड़ा सा पानी का टब लेंगे, जिसमें आप पानी भर के रखेंगे। जितना आपने फल फ्रूट लिया है उसको उस पानी के टब में सीधा डालेंगे। उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल के उसे अच्छे से धो सकते हैं। नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर होता है, जिसको हम सेब का सिरका बोलते हैं, आप वो भी डाल के धो सकते हैं। तो उससे धोने से और फिर पानी से धो के निकालने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। इसी के भी कहने पर फलों को और सब्जियों को आप साबुन के पानी से ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से वो साबुन उनके अंदर वाली लेयर पे आ जाता है, जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे घर के अंदर तो कोरोना नहीं घुस सकता है। और अगर हम मास्क खुद पहनेंगे, और जिससे भी हम बात कर रहे हैं और अगर उसने मास्क नहीं पहना, तो उससे आप ऑटोमेटिकली बहुत दूर हो जाइए, और अगर मास्क पहना है तो आप बहुत सेफ। तीसरी चीज है, आप कोशिश करिए कि आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही ना जाना पड़े, आप ऑनलाइन मंगवाइए, वो आपके लिए सेफ है। ऑनलाइन भी आपको वही ध्यान रखना है कि जो आया है उसको, अगर सर्दियां होती तो हम 3 दिन बाहर पड़ा छोड़ देते, लेकिन गर्मियों में 2-3 दिन में चीजें खराब हो जाती हैं, तो हम उसे बाहर पड़ा नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस केस में अगर आप उसे घर में लाए हैं तो आपको हर एक चीज को सैनिटाइज करके ही यूज करना है। और कोशिश करिए कि अपना सारा सामान अगर आप बाहर जाते हैं तो एक बार में ले आए, जिससे कि आपको 10 या 15 दिन में एक बार निकलने की जरूरत पड़े। आप बाहर जाना अवॉइड करें।
अब हम जानते हैं कि लोग ग्लव्स पहन के घूमते हैं। क्या आपको लगता है ग्लव्स जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। ग्लव्स पहनने से क्या होगा? अगर मैंने ग्लव्स पहन लिए और उसको पहन के मैंने ट्रॉली को छुआ तो सब मेरे ग्लव्स पे आ गया। उसके बाद मैंने पॉकेट से फोन लगाया, निकाला, तो वो सारा बैक्टीरिया, वायरस सब मेरे फोन पे आ गया। उसके बाद उन्हीं ग्लव्स वाले हैंड से मैंने अपनी नाक को भी छू लिया तो वो मेरी नाक पे भी आ गया। ग्लव्स हमारे हाथ ही तो बन गए हैं। अगर आपने ग्लव्स पहन के भी आपको वैसे ही सैनिटाइज करना पड़ेगा। वो सैनिटाइज करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बजाय आप अपने हाथों को करें। तो कृपया ग्लव्स बिल्कुल ना पहने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ को बार बार अल्कोहल रब से धोएं अगर साबुन और पानी आपके पास नहीं है, वरना साबुन और पानी से हाथ धोइए, कोरोना आपके पास नहीं पहुंच सकता। आपके आसपास 10 लोग भी कोरोना के होंगे जिन्होंने मास्क पहन रखा है और आपने भी मास्क पहन रखा है, और अपने हाथ को आप नाक और मुंह पे लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो रहे हैं, तो आप तक कोरोना पहुंच ही नहीं सकता। तो कोरोना से डरना नहीं है। आने वाले टाइम में 1-2 साल तक हमें नहीं पता और आगे कब तक कोरोना हमारे साथ रहने वाला है। बस हमें ध्यान रखना है और सावधानियां बरतनी है, हमारी जिंदगी वैसे ही चलेगी। बस कुछ दिक्कतें हैं कि हम बहुत पार्टीज नहीं कर सकते, हम बहुत सारी जगहों पे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन 1-2 लोगों से मिलना जुलना वो बहुत आसान है। हमें ध्यान रखना है कि हमें हाथ नहीं मिलाना। ये तो आजकल सब जानते हैं कि नमस्ते सबसे बढ़िया है। हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है, दूरी मेंटेन करनी है, और कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो आप उसको बोले कि आप भी मास्क पहन लीजिए। उनके पास मास्क नहीं है तो बोलिए कि आप अपना रुमाल लगा लीजिए। मैं क्यों मास्क और रुमाल और हाथ धोने पे एम्फसाइज कर रही हूँ? क्योंकि ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपने आप को कोरोना से बचाना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको सब्जियां और फ्रूट कैसे धोने हैं। आप खाली चलते हुए पानी से भी धो सकते हैं, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत टाइम भी लग जाता है। तो अगर आप पानी के अंदर 15-20 मिनट तक भिगोएंगे जिसमें नमक या सेब का सिरका डला हुआ है, तो वो उतना ही इफेक्टिव है। अब हम जानते हैं क्या दवाइयाँ हमें कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और बहुत मीडिया में आ रहा था कि आप लीजिए जिससे आपको कोरोना नहीं होगा, प्रेजेंटली अगर मैं देखूं तो जर्नल्स में आया है, जैसे कि अभी कल ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल में आया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किसी भी जगह पे आपके कोरोना के अंदर इफेक्ट डालता ही नहीं है। इससे यूजलेस ड्रग, पहली चीज। तो अब तक जो गाइडलाइंस बनी थी कि आप कोरोना से बचने के लिए क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लीजिए, तो वो भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बन गई है। इससे पहले हमने सुना कि जो यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कोरोना से बचने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं। उनके इस कमेंट के अगले दिन ही लैंसेट की स्टडी आई, इट्स अ यूरोपियन जर्नल, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने से कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें डेथ रेट और बढ़ जाता है, जो कि बाद में नलीफाई कर दी गई। बट ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में। ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये दवाई हमें बिना डॉक्टर से पूछे तो लेनी ही नहीं होती है, अपने आप से तो आपको लेनी ही नहीं है। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आप लीजिए भी मत, क्योंकि अभी इसकी इफेक्टिविटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो क्या चीज आप ले सकते हैं, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन एक दवाई है जिसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, आर्सेनियम एल्बम करके 30। आर्सेनियम एल्बम 30 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी 3 ड्रॉप्स 2 चम्मच पानी में आपको लगातार 3 दिन सुबह खाली पेट लेनी है, और ऐसा करने से वो आपको 15 दिन की इम्यूनिटी दे देगा। उसके बाद 15 दिन बाद आप वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो ये दवाई आप खुद भी लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी दीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ही करेगा। इस समय इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टर। आई एम नॉट सेइंग 100% ये आपको प्रोटेक्शन दे देगा, बट आपकी इम्यूनिटी जिस भी लेवल से उससे उसको काफी बढ़ा देगा। तो आप इस दवाई का यूज करिए, और अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो वो भी आपको सर से मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑफिस आते हैं। Sorry, Dr. Parul, I think some of them are asking you to repeat that. ओके, तो मेडिसिन का नाम है आर्सेनियम एल्बम 30। सॉरी इंटरप्ट मैम, मैं जितने लोग ये सेशन में ज्वाइन कर रही है, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, आज ये सेशन कंप्लीट होने के बाद हम इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर
एकदम सिंपल सा एक चार्ट हम देंगे, आपको भेजेंगे, जो कि कल से कंटिन्यू किया जाएगा हमारे कंपनी में। तो उसके अंदर हर चीज लिखा रहेगा, जो भी मैडम बता रहे, सारे तो नहीं रहेगा, उसमें से जो मेजर है वो रहेगा, और मैडम ने उसको कल फाइन ट्यून करके दिया है, और ये प्रोग्राम के एंड में मैडम भी वो दिखाएंगे, डॉक्टर मैडम भी उसको दिखा देंगे आपको। थैंक यू आलम जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ऑफिस आते हैं, जो कि हम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें काम करना है। सब चाहते हैं, मैं भी ऑफिस जाती हूँ और काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, बस हमें वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। मास्क पहनिए और पहनाइए, हाथों को बार बार धोइए, बस इतना याद रखिए कि आपको अपने नाक और मुंह को छूने से पहले आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए। और तीसरी चीज, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए लोगों से। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है या क्या चीजें ऐड करने की जरूरत है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अगर हम पोर्टेबल सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स रखें, जो आज की डेट में नॉन टच फैसिलिटी सैनिटाइजर्स में अवेलेबल है, कि बिना छुए ही सैनिटाइजर आपके हाथ में आ जाता है, और वो हम चारों वॉल्स पे लगा दें कि लोगों को बहुत दूर तक ना जाना पड़े, आलस ना करें अपने हाथ धोने के लिए, तो उन्हें हम पास में दें। या फिर आप अपनी टेबल पे ही सैनिटाइजर की बॉटल रख सकते हैं। वॉश बेसिन को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन केस अगर आपके पास फैसिलिटी है तो पोर्टेबल वॉश बेसिन भी आते हैं, जो आप सोप के साथ प्रोवाइड करा सकते हैं। टिश्यूज का होना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ ढक्कन वाले कूड़ेदानों का होना भी उतना ही जरूरी है, कि किसी को जरूरत हो तो वो टिश्यूज यूज करके हाथों हाथ उसे ढक्कन वाले कूड़ेदानों में डाले, जो कि आपके फुट से ऑपरेट होते हैं, जो आप पैर दबाएंगे और वो खुल जाएंगे। हर एक एम्प्लॉय के बीच में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, तो जो उनकी सीट्स हैं वो इतनी दूर हो कि 1 मीटर की दूरी आए। बेसिक टॉयलेट हाइजीन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एवरीवन नोज, बट आज की डेट में अगर आप चाहते हैं तो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स आते हैं, आप वो अपने साथ कैरी करिए। अगर आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो स्प्रे दैट ऑन द सीट एंड देन यूज इट। आपकी जो रूम्स होने चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, जो कि मुश्किल ही होता है क्योंकि ज्यादातर ऑफिसेज एसी होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी हाइजीन, हमें पता है कि हमें अपनी आर्म को, हमारी बाजू को और हमारे हाथों को किस तरीके से यूज करना है। मतलब अगर छींक आई है तो बाजू यूज करेंगे, हाथ नहीं यूज करेंगे, और टिश्यू पेपर लगाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी खांसी जुकाम है तो हम घर पे रहेंगे, क्रोसिन या पैरासीटामोल ले सकते हैं और अपने सिम्टम्स को देखेंगे कि वो हमें बढ़ तो नहीं रहे हैं, बुखार तो नहीं आ रहा है। ऑफिसेस को जरूरत है कि वो लोगों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए कि अगर वो बीमार हैं तो उन्हें आना ही है, इससे सब सेफ रहेंगे। और अगर वो छुट्टी पे जाते हैं तो उसको आप सिक लीव के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। अपने ऑफिस में एक छोटा सा रूम इमरजेंसी आइसोलेशन रूम की तरह से बन, क्योंकि अगर कोई अचानक से बीमार पड़े तो हम उसे अकेले में लेके जा सकें। अगर हम कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें 20-25 लोग भी आते हैं, तो उस मीटिंग में हमें एक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन कौन आया। मीटिंग में आने से पहले और जाने के बाद, इनफैक्ट आने से पहले वाला ही बहुत रहता है मीटिंग के लिए, तो कि आप थर्मोमीटर से देखें, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर आते हैं, कि टेम्परेचर तो नहीं है किसी को। अगर है तो उसको मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए। और हम कोशिश करें कि हम घर से अपना टिफिन लेके आएं और हम कैंटीन्स अवॉइड करें। कैंटीन्स अवॉइड करने का रीजन ये नहीं है कि खाने के अंदर कुछ होता है, उसका अवॉइड करने का रीजन ये है जो हम कॉमन बर्तन यूज करते हैं, जो हम स्पून यूज करते हैं, हमें उसका नहीं पता होता है। तो इसलिए आप घर से अपना लंच बॉक्स लेके आएं और उसको कंज्यूम करें। अब हम कुछ देखते हैं कि अगर हमें ट्रैवल करने की जरूरत पड़ जाती है तो हमारी भारत सरकार ने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं, उनके क्या निर्देश हैं। तो अगर हमें ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है, अगर हम इंडिया के अंदर अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, एयर से, बस से या ट्रेन से, तो उस केस में आरोग्य सेतु ऐप हमारे मोबाइल पे होना अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है। आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, मतलब इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर देखा जाएगा जब आप बस स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे अंदर आएंगे और जब आप बाहर निकलेंगे
दोनों टाइम पर। आपका फेस मास्क पहनना जरूरी है और साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, ये दोनों आप समझ चुके हैं, और इन्वायरमेंटल हाइजीन का ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल हाइजीन इज कि आपने जो भी यूज किया है उसको आपको कूड़ेदान में फेंकना है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। आपको लोगों से दूरी मेंटेन करके रखनी है 1 मीटर की, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी आपको ये गाइड किया जाता है कि आप घर में अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें 14 दिन तक। और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको घर में सेल्फ आइसोलेशन में रहना आपके लिए बेहतर होगा, या फिर वो आपको किसी नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटी पे भी लेके जा सकते हैं, जो कि कोई हॉस्पिटल या कोई डिस्ट्रिक्ट का क्लिनिक हो सकता है जहाँ पे रहने की सुविधा होती है और आप की कोविड की टेस्टिंग करी जाती है। एक बार आप टेस्ट से नेगेटिव हो गए तो आप बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज आपको उसी जगह पर रहना होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम भारत से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से या शिप से तो क्या चीजें होंगी। भारत से बाहर ट्रैवल करने से पहले ही आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि आपसे लिखवा लिया जाएगा कि आपको मैंडेटरी अनिवार्य क्वारंटाइन 14 दिन का लेना होगा। वो 14 दिन आपको जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस देश में आप जा रहे हैं, वहां आपको लेना होगा और अपने पैसों पर लेना होगा। शुरुआत के 7 दिन वो आपके अपने पैसे पे होगा और जहां वो आपको रोकेंगे, जो उन्होंने फैसिलिटी बनाई होगी उस देश के लोगों ने, वो वहां आपको रोकेंगे। अगर उन 7 दिनों में आपके पास कोई सिम्टम नहीं आता तो बाकी 7 दिन आप अपने घर में आइसोलेशन में रहेंगे। लेकिन अगर सिम्टम होता है तो आप 14 दिन तक वहां रहेंगे और अपने ही खर्चे पे रहेंगे। उस केस में भी आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में होना जरूरी है और इस फॉर्म की जो कॉपी है वो आपको आरोग्य सेतु ऐप से मिल जाएगी और ये कॉपी को इस फॉर्म को भर के उसकी एक कॉपी आपको इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को देना होता है। तो ये हमारी थी ट्रैवल गाइडलाइंस। अब हम देखते हैं वैक्सीन। हम सबकी बस एक ही उम्मीद है कि इसकी वैक्सीन आ जाए और हम सब बच जाएंगे, लेकिन इसकी वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सब देश, हर कोई सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है या बोल सकता है हाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट कितने सक्षम है, कितने परसेंट सक्सेसफुल है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो वैक्सीन आने में हो सकता है कि 1 साल 2 साल लग जाए। दूसरी चीज, इस वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही बड़ा टास्क है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि ये वैक्सीन 6 महीने के अंदर अंदर हमें पूरी पॉपुलेशन को देनी है, क्योंकि ये एक हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज होती है जिसको प्रमोट करती है। डॉक्टर पारुल, सॉरी टू इंटरप्ट, Yes. आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। ओके, हाँ, ये जो वैक्सीन है, एम आई क्लियर नाउ? या प्लीज कैरी ऑन। ओके, ये जो वैक्सीन है ये कितने परसेंट सक्सेसफुल है ये हमें नहीं पता है। तो इस वैक्सीन को देने के, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि ये वैक्सीन हमें 6 महीने के अंदर अंदर पूरी पॉपुलेशन को देनी होगी अगर हम चाहते हैं कि वो हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हर्ड इम्यूनिटी हम चाहते हैं वो डेवलप नहीं होगी और फिर यही होगा कि कुछ केसेस रह जाएंगे जो बाद में दोबारा से एक एपिडेमिक और पेंडेमिक के रूप में आ सकते हैं। तो वैक्सीन तो अगर अभी हम पिक्चर से थोड़े टाइम के लिए निकाल दें तो वो अच्छा ही रहेगा और हम ध्यान दें कि कैसे हम कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आ सकता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी कॉमन है, जो हम सुनते रहते हैं अपने व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पे, फेसबुक पे कि कोरोना ऐसे फैल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें जो आती हैं और अक्सर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ब्लीच और डिसइंफेक्टेंट अपनी बॉडी पे डाल लो तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 5G मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो कोरोना वायरस को अपने साथ लेके आता है, ऐसा व्हाट्सएप पे बहुत बार आया था पहले, लेकिन रेडियो एक्टिव वेव्स का कुछ लेना देना नहीं है, रेडिएशंस का कोई लेना देना नहीं है कोरोना वायरस से, रेडियो फ्रिक्वेंसी का। अब हम बोलते हैं कि बहुत गर्मी पड़ेगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा, बहुत ठंड होगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा, बारिश होगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा। कोरोना वायरस का टेम्परेचर से भी कोई लेना देना नहीं है, वो उसी तरीके से फैलेगा जैसा वो 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में फैलता है और -50 डिग्री सेल्सियस कोल्ड में फैलता है, चाहे बारिश हो या ना हो। तो आपके गर्म पानी से नहाने से या ठंडी जगहों पे जाने से आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं।
और ये एक जैपनीज मैसेज था जो बहुत व्हाट्सएप पे उस समय कॉमन हुआ, बहुत सर्कुलेट हुआ कि किसी जापान के डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं, 10 काउंट तक अपनी सांस रोक के रख सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है। 10 सेकंड तक अपनी सांस को रोकने से सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि आपकी लंग्स अच्छी हैं, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, बट आपको कोरोना है या नहीं ये आपको बिल्कुल पता नहीं चल सकता। उसके लिए आपको टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। और अल्कोहल पीने से हमें कोरोना नहीं होगा क्योंकि इसमें मिथनॉल एथनॉल होता है, तो ये सब बिल्कुल गलत है। अल्कोहल किसी तरीके से आपको कोरोना से नहीं बचाता है। ह्यूमिडिटी, वेदर मैंने आपको बता चुकी हूँ, हॉट बात मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं कि क्या मक्खियाँ और जो मॉस्किटो है, सॉरी, जो क्या मक्खियाँ और मॉस्किटो हैं वो कोरोना वायरस को फैला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मक्खियों से और मच्छरों से कोरोना वायरस नहीं होता है। और हम बोले कि हम हाथ धोने की जगह जो हमारे गर्म हवा छोड़ने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, क्या उससे हमें कोरोना से हम बच सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैंड ड्रायर्स हमको कोरोना वायरस से नहीं बचाता है। थर्मल स्कैनिंग क्या आपको बताता है कि आपको कोरोना वायरस है? तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमें बुखार है या नहीं है। वो बुखार हमें किसी और वजह से भी हो सकता है, बट हम ये इसको काफी पॉसिबल मानते हैं कि कोरोना वायरस में बुखार आता है, क्योंकि ये उसके बहुत आम लक्षणों में से एक है। तो हम बंदे को आइसोलेट या क्वारंटाइन कर देते हैं उसके बेसिस पे। और वैक्सीन जो निमोनिया से हमें बचाती हैं, क्या वो हमें कोरोना वायरस से भी बचाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने नाक में सलाइन वाला पानी रोज डालने से, जल नेति करने से हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस में सिर्फ बड़े जो हैं वही ससेप्टेबल है और हमें तो नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस बच्चों से बड़ों तक किसी को भी हो सकता है, बट खतरनाक अक्सर बड़ों में और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो उसी में होता है। कोई भी एंटीबायोटिक हमें कोरोना से नहीं बचा सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए बनी होती हैं, वायरस के लिए नहीं बनी होती हैं। वो सिर्फ हमें कुछ सिम्टम्स रिड्यूस करने में और हमें उसके ऊपर कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचा सकती हैं। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर दवाई है जो कोरोना को ट्रीट कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगी, प्लाज्मा थेरेपी जो ट्राई करी जा रही है, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग मीडिएशन है, बहुत एक प्रॉमिसिंग थेरेपी है, जो हमें कोरोना वायरस से बचा तो नहीं, बट अगर हमें हो जाता है तो उस समय हमें सेव करने में, जो आईसीयू में लोग हैं उनको सेव करने में बहुत हेल्पफुल है। उसका रीजन ये होता है कि प्लाज्मा थेरेपी के अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटीबॉडीज, वो प्लाज्मा हम ऐसे बंदे से लेते हैं, ऐसे इंसान से लेते हैं जो कोरोना से बच गया होता है, तो उसके उसके जो प्लाज्मा होता है, जो सीरम होता है, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जब ये प्लाज्मा हम एक आईसीयू वाले पेशेंट से, जो कि कोरोना से लड़ रहा होता है, उसके अंदर देते हैं, तो वो कोरोना से उससे फाइट करने में उसकी बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे में वो उसको एक नई लाइफ दे सकता है। बट ये देना ना देना वहां के आईसीयू के डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जानते हैं कि गरम सूप पीने से और उसमें काली मिर्ची डालने से हम कोरोना से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। और अभी ऐसी कोई भी ड्रग नहीं है जो आपको कहती हो कि हाँ आप ये खाएंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ इम्यूनिटी वाली चीजों की तरफ और ये जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए और हमें करना क्या चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमने देखा है कि हमें खांसी जुकाम जल्दी होता है। ये आप सबने नोट किया होगा कि जब हमारा स्ट्रेस बड़ा होता है, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और बड़ी जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसा क्या होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है? और जब हम खुश होते हैं तो हम बीमार नहीं होते आसानी से। छोटी बड़ी बड़ी बीमारी भी छोटी सी होके निकल जाती है। तो खुशी ऐसा क्या करती है हमारे अंदर जिससे हम बीमार नहीं पड़ते? तो खुशी हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। वो हैप्पी हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को
स्ट्रेंथ कर देते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो वो हैप्पी स्टेट हम कैसे लेके आ सकते हैं? एक तो बहुत आसान तरीका है, जो हमें सक्सेस मिलती है, हमें सेटिस्फैक्शन होती है, तो उससे हमें वो हैप्पीनेस मिलती है और हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी भी और अच्छा परफॉर्म करती है। बट अगर वो सक्सेस और सेटिस्फैक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास है, बट हम डेली वो कैसे अचीव कर सकते हैं? तो उसका तरीका होता है एक्सरसाइज करना, या मेडिटेशन करना, या प्राणायाम करना। ये तीनों ही चीजें आपकी बॉडी में, आपके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। खाना अपनी जगह है, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, लेकिन आपके खाने को पहुंचाना और पचाना, ये सारा काम आपके हार्मोन्स करते हैं। तो उन हार्मोन्स को अगर हम बैलेंस कर लें, जो कि इतने आसान तरीके से हो सकता है कि आपने सिर्फ आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज कैसी भी हो सकती है। आप घर में हैं तो आप अपनी छत पर घूमिए, अगर छत भी नहीं है तो आप स्किपिंग कर लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर की सीढ़ियां ही आधे घंटे तक उतर चढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे मैं तो घर में सारे दिन चलता रहता हूँ, छोटा मोटा काम भी करता रहता हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, एक्सरसाइज और एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। आप घर में जितना मर्जी काम करिए, वो एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकती। आधा घंटे तक लगातार एक्सरसाइज करना, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा जाती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसी तरीके से आप मेडिटेशन करना कई लोगों को मुश्किल लग सकता है, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम होता है कि आपने गहरी सांसें अंदर ली और छोड़ी, जिसमें सबसे आसान है अलोम विलोम करना। मैं उसका तरीका आपको अंत में बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अलोम विलोम अगर आप एक साइड से 50 बार और दूसरी साइड से भी 50 बार करेंगे, तो वो आपकी बॉडी में इनफ ऑफ ऑक्सीजन दे देगा, अच्छे हार्मोन रिलीज कर देगा कि आपका आज का इम्यूनिटी बूस्टर आपके अंदर आ चुका है। तो अगर आप जो भी खा रहे हैं उसको वो और अच्छे से पचाएगा और अच्छे से आपके सेल्स को देगा और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो मैं अभी बताती हूँ अलोम विलोम कैसे किया जाता है। आप अपने थंब से अपनी एक साइड की नाक को, नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और एक गहरी लंबी सांस दूसरी नोस्ट्रिल से लेंगे। फिर उस नोस्ट्रिल को भी आप बंद कर लेंगे और अपनी सांस को 4 काउंट तक रोकेंगे, या जितनी देर आप रोक सकते हैं। और फिर जो नोस्ट्रिल हमने बंद करी थी, उस नोस्ट्रिल से उस सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर हम दूसरी साइड से सांस लेंगे, जैसे मैंने इस साइड से निकाला, जिस साइड से निकाला है उसी साइड से आप दोबारा सांस लेंगे, रोकेंगे और निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये एक कहलाता है। तो आपको 50 टाइम्स इस साइड से और 50 टाइम्स इस साइड से करना है। और तीसरी ये हो गए हमारे एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है डिसिप्लिन। हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो डिसिप्लिन जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, कोई भी सक्सेस दे सकता है। तो डिसिप्लिन सिर्फ आपको 3 चीजों का रखना है। एक तो सोने का, कि आप 7 से 8 घंटे तक सोएं, और सोने का भी एक टाइम होता है। अगर हम अपने बैक आयुर्वेदा में जाएं, हम अपनी रूट्स पे जाएं, तो वहां हम देखेंगे कि हमें 11 बजे से पहले पहले सोना होता है, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली भारी होती है और हमें नींद अच्छे से आती है। और उठने का टाइम 6 बजे तक मैक्सिमम हमें उठ जाना चाहिए। 4 से 6 घंटे के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उस समय जो उनका रिलीज जो होना होता है वो बंद हो जाता है। जैसे अगर हम ले मेलेटोनिन, वो 7 बजे के बाद हमारी बॉडी में नहीं रिलीज होता है। और मेलेटोनिन वो हार्मोन जो स्लीप के टाइम हमारी बॉडी, सोते हैं तो नींद तो पूरी होती है, लेकिन बॉडी को वो एनर्जी और वो फ्रेशनेस नहीं मिलती जो आपको चाहिए।
तो हमें आइडियली आप कट मार्क रखिए अपना कि आप 6 से 7 बजे के बीच में आप उठ जाएंगे। तो अगर आप इस ड्यूरेशन में अपनी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली फ्रेश उठेंगे। जब आप सुबह थोड़ा सा टाइम से जल्दी उठेंगे तो एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना या मेडिटेशन करना आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। उसको उतारना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उठते ही भागेंगे तो शांति से बैठेंगे ही नहीं तो मेडिटेशन तो नहीं होने वाला, और शांति से बैठेंगे नहीं तो प्राणायाम भी नहीं होने वाला। एक्सरसाइज हम सोचेंगे चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, और वो बाद हमारा आता नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है पानी पीना। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पानी पीना है? तो आप ये जानिए कि हर एक 20 किलो पर हमें 1 लीटर पानी पीना होता है। तो अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको 3.5 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। अब वो 4 लीटर भी मैं कैसे याद रखूं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 4 ग्लास पानी होता है। तो अगर मेरे 3 लीटर बनते हैं तो मुझे दिन के अंदर 12 ग्लास पानी पीना है। ये अगर आप सुबह अपने दिमाग में बैठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप दिन में फॉलो भी करेंगे। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है ये हम सब जानते हैं कि वो आपका पूरा दिन बता देता है कि आपने आज क्या करना है, और वो चीजें ऑटोमेटिकली होंगी ही होंगी अगर आपने दिन की शुरुआत अच्छी करी है तो। अब हम आते हैं खाने पीने के ऊपर। खाने पीने के अंदर आप जो मर्जी खाइए, ये आपके ऊपर है, लेकिन वो खाना कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो भी खाना है वो घर में बना खाना है। अगर आप बोलते हैं कि मैं पास्ता बना रहा हूँ लेकिन घर में बना रहा हूँ, उस पास्ता का जो पैकेट था वो बाजार से आया। आधे लोग पास्ता की सॉस भी बाजार से लेके आते हैं, उसको आप घर में सिर्फ कुक कर रहे हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिला के गैस में बना रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपने नहीं बनाया। तो आपको जो घर में खाना बनाना है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाना है। मतलब सब्जी काट के बनाना है, आटा मल के बनाना है, या जो भी खाना है वो घर में बेसिक से शुरू करके बना के खाना है। फिलहाल के टाइम में ये आपको करना है। आप देखेंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी, अगर आपने अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। आपकी लिपिड प्रोफाइल चेंज होगी, आपके आप काउंट्स देखिएगा अपने सेल्स के, वो भी आपको चेंज दिखेंगे। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी खाना खाएंगे, आप दिन में जो भी खाते हैं उसके अंदर आपको दिन में 2 बार सलाद लेना है। वो सलाद, सॉरी, वो सलाद फल का या फ्रूट्स का, मतलब फ्रूट्स का और सब्जियों का किसी का भी हो सकता है। आप कोशिश करिए कि उस सलाद के अंदर सब रंग की सब्जियां हो, क्योंकि जितना कलरफुल आपका सैलेड होगा उतने ही ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? उतने ही ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हमें मिलेंगे जो कि खाने के अंदर होते हैं। क्योंकि एक बार जब हम खाना बनाते हैं ना, जब हम कुक करते हैं तो हमारे उसमें से बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो पके हुए खाना सिर्फ हमारी पेट को फुलनेस ज्यादा देता है, लेकिन हमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। और जब हम कच्चा खाना खाते हैं, कच्चा सलाद खाते हैं, तो हमें भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और मैं आपको फिर बोलूंगी, आपकी दादी बाबा के जमाने की चीजें अगर आप आज भी करते हैं तो वो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे। जैसे अगर मैं अचार खाती हूँ, लेकिन मेरे घर का बना अचार, मिर्ची का अचार मैंने खाया घर का बना हुआ, तो वो उसके अंदर खूब सारा विटामिन सी है, आप खाइए रोज, लेकिन घर का बना हुआ। अगर आपने बाजार का खाना, तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या केमिकल्स डाले हैं, उन्होंने टार्ट्रिक एसिड डाला है उसे खट्टा करने के लिए, क्या डाला है। लेकिन अगर आप घर में प्रिजर्व करी हुई चीजें खाते हैं, प्रिजर्व से मेरा मतलब है घर के बने हुए पापड़ खाते हैं, घर में बना हुआ आप अचार खाते हैं, घर में बनी हुई चटनी खाते हैं, ये सब आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे। और कोशिश करिए कि जो खाना आप बना रहे हैं आपको उसी टाइम में कंज्यूम करें, अनलेस फ्रंटल, जैसे वो अगर चटनी है या अचार है तो वो आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, बाकी जो आप बना रहे हैं उसको तभी खाएं। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम डाइट अच्छी नहीं करते हैं तो सप्लीमेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पे हमें हेल्प जरूर करती है, तो हम ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो अपने खाने से ही अपनी सेहत बनाएं।
आप विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी। तो आप सिट्रस फ्रूट्स के अंदर क्या चीज ले सकते हैं कि आपने लेमन जूस जो आप पीते हैं पानी में डाल के, नींबू पानी, वो आप ले सकते हैं, या आप संतरा ले सकते हैं। ये आपकी काफी ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और जो खाना खाएं, चाहे आप घर से बाहर जाएं या घर में रहें, घर का बना खाना खाएं। अगर आप में से कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, बट मेरी तरफ से यही है। और हाँ, कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगी कि आप गरारे जरूर करें रोज में। गरारे मतलब कि आपको सुबह सुबह और शाम को गर्म पानी से अपने थ्रोट को, अपने गले को साफ करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन सुबह शाम उसको करिए। उसको करने से आपका गला साफ रहेगा। और अगर उसी गरारे के अंदर आप सेंधा नमक डाल लें या आप हल्दी डाल लें तो भी वो गरारे और बेहतर हो जाएंगे। आप चाय दिन में 2 बार गर्म पानी पीजिए। उसको आप ग्रीन टी की तरह, ग्रीन चाय मतलब जो ग्रीन टी आती है उसकी तरह से लें, या आप उसका काढ़ा बनाएं, या आप उसको गर्म पानी की तरह लें। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और दिन में आप 2 बार जरूर कंज्यूम करें उसको, दिन में 2 बार जरूर लें। अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ आपको कोरोना से बचाने के लिए बहुत है। आप शुरुआत इससे करिए और फिर हम धीरे धीरे इसके ऊपर और पढ़ते हुए और जानते हुए चीजों को ले सकते हैं। बट बेसिक ये है कि आप इन सब चीजों से शुरुआत करिए। धन्यवाद दूंगी मैं आप सबका कि आपने अपना टाइम और पेशेंस मुझे दी आज संडे के दिन, संडे मॉर्निंग को, और मुझे सुनने के लिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Right, thank you very much, Parul ji. It was a very useful, informative session. बहुत कुछ, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन ये सुनने के बाद अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत कुछ सीखना भी है। Right, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दिया। इट वाज वेरी यूजफुल। आलम सर, आप कुछ ऐड करेंगे? मेरा मैडम से क्वेश्चन है, मैं सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि मैडम, इस समय हम सबको एक डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। जो एक डर है हमारे अंदर, सबके अंदर एक डर है। तो मैं अपना टीम के लेके बोलूंगा, हमारा टीम के अंदर भी एक डर है कि हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, डेली रोजमर्रा में काम कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। तो हम कैसे अपने आप को बचाए, ये डर कैसे निकाले हमारा टीम से, इसके ऊपर अगर थोड़ा आप बताएंगे। देखिए, कोरोना वायरस अभी कहीं नहीं जाने वाला है, तो डर से तो कुछ होगा ही नहीं। हम घर में नहीं बैठ सकते हैं, काम हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। तो उससे कैसे बचना है उसके तरीके मैंने आपको बताए हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी से भी मिले तो दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 1 मीटर की दूरी बनाएं। दूसरी चीज, आप मास्क पहने और दूसरे को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं कि बात करते समय प्लीज आप अपना हैंकी ही मुंह पे रख लीजिए। और तीसरी चीज कि हम अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो कोरोना आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और आपको अपने घर में घुसने से पहले की चीजें अगर आप ध्यान रखें कि जहां हम आके लीनियंट हो जाते हैं, अगर आप वो सारी चीजें करते हैं तो घर आपके लिए एक वो जगह है जहां आपको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आपके घर में जो चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं आप उनका ध्यान रखें। तो डर तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, बिना बात के अगर आप घूम रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। जरूरत है तो बिल्कुल निकलिए, अपना काम करिए, और सबको करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। तो मैं इसका मतलब ये समझू मैम कि हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें काम के लिए निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो, सर, बिल्कुल। तो कल हम ना निकल के आज निकल जाए, ये आपका कहना ये है कि हम बाद में ना निकलते हुए आज ही निकल जाए हम अपने काम के ऊपर। बिल्कुल सर। एक्चुअली है क्या कि जब लॉकडाउन हुआ उस समय केसेस कुछ भी नहीं थे, तब लोगों में डर ज्यादा था तो लोग घर के अंदर थे। आज लोगों में डर कम है, केसेस ज्यादा हैं, तो भी लोग अपने घरों के अंदर तो हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पहले भी आप घर के अंदर ही थे। केसेस बढ़े या घटे, धीरे धीरे ये हर जगह आएगा ही आएगा। लेकिन हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अगर ये हमें पता है
तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैडम आपका कहने का मतलब ये भी मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारे लिए एक नया लाइफ है, इज द न्यू लाइफ। यस ये सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब भी जैसे हमें कल कोरोना के साथ जीना सीखना है अगले 1-2 साल के लिए। कोरोना कहीं नहीं जा रहा, वो हमारे पास ही रहने वाला है और हो सकता है 2 साल के बाद भी ये रहे और तब तक हमें जीना आ जाए और फिर हमें लगेगा अरे आज की डेट में भी तो हम मीजल्स के साथ जीते हैं, हम पोलियो के साथ जीते हैं, ये भी वायरल डिसीजेज हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। इनके एपिडेमिक आते हैं, इंडिया में भी कई जगह आते हैं, अचानक से होता है, जिनको होता है उनको पैरालिसिस तक हो जाता है, उसकी वैक्सीन होने के बावजूद भी हो जाता है। तो जब हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट चेंज होगा कि कोरोना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस हमें अपने आप को बचाना आना चाहिए। सर यही इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स में भी होते हैं, इतना डेथ रेट आपको एक्सीडेंट्स में भी मिलेगा जो इंडिया में इस समय रिपोर्ट हो रहा है 2.5 का। तो उससे भी हम क्या करते हैं, हम बचाव के तरीके जानते हैं कि हमें स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रखनी है, हमें सीट बेल्ट पहननी है, हमें हाईवे पे एक लेन में चलाना है। तो ये चीजें हमें पता है, हम उसको फॉलो करते हैं और अपने आप को बचाते हैं। सेम कोरोना पे लागू होता है कि आप वो 3 चीजें जो मैंने बताई आप उसको फॉलो करिए तो आपको बाहर कहीं कुछ नहीं होगा। और घर में आने से पहले आप चीजों का ध्यान रखिए कि आप अपने साथ क्या लेके आ सकते हैं। जहाँ तक डेथ रेट का सवाल है मैडम, हम्म, मैं कुछ सर्वे देख रहा था कि इंडिया में लगभग 300 से 400 लोग डेली एक्सीडेंट से मरता है और बीमारी से लगभग डेली 1,500 लोग मरते हैं इंडिया में। तो मतलब अगर टोटल मिला लिया जाए तो एवरी डे इंडिया में 2,000 लोग खाली बीमारी और एक्सीडेंट से मरता था पहले। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज Yes, के sir. दिन में कोरोना में जो मर रहा है वो तो 10% हिसाब से देखा जाए, 10%, नियर 10 to 15%। हाँ सर, वही चीज है। एक तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो कोरोना वायरस इज नॉट एज सिवियर, इतना खतरनाक नहीं है जितना कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यूरोप और यूएसए में प्रूव हो रहा है या चाइना में हुआ था। दूसरी चीज, कोरोना वायरस के काफी सारे स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन्स वो होते हैं कि एक वायरस जो कि 3 तरीके से हमारे पास तीन वायरस हैं, तीनों कोविड ही हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है उनके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में। तो ये वायरस एक बहुत खतरनाक भी है और एक हल्का भी है। तो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन पाया जा रहा है वो हल्के वाला पाया जा रहा है। तभी हमारे अंदर 80 to 90% लोगों को ये होता है और ये एक मामूली खांसी जुकाम की तरह निकल जाता है, अनलेस और अनटिल आपको कोई और बीमारी साथ में ना हो। तो कोरोना से हमें डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लोगों का डर काफी हद तक निकल चुका है, बट मैं उस डर को निकालने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पार्टी करें, बट अपना काम जरूर करें और सावधानी से करें। मैडम इसमें मैं एक रोशनी डालूंगा। कल मैं एनडीटीवी में देख रहा था, इंडिया में कोरोना का जो लक्षण है, जो वायरस है, वो करीबन 14 टाइप का कोरोना वायरस इंडिया में आया है। एक रिसर्च बता रहा था और उसमें अंदर 2 वायरस जो कि ज्यादा तादाद में मिल रहा है, जो कि तमिलनाडु और बॉम्बे एंड दिल्ली में। ये सही है? ये जो कल का जो सर एक्चुअली वो लोग केसेस के बेस पे बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर आप मैक्सिमम केसेस देखें तो मुंबई और दिल्ली पीक पे चल रहे हैं और साथ में तमिलनाडु भी उतनी ही पीक पे आ रहा है। और तमिलनाडु के लिए वाई दे आर सेइंग बिकॉज इट्स अ बिग स्टेट, महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, तो उनके अंदर केसेस काफी हैं। लेकिन अगर मैं दिल्ली बोलूं तो बहुत छोटा होते हुए भी यहाँ पे केसेस काफी ज्यादा हैं, तो उसके बेसिस पे बोला जा रहा है। बट ये चीज है कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स हैं अलग अलग, और राइट नाउ इंडिया इज प्रिटी सेफ एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट कि यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सिवियर नहीं है। बट साथ साथ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज का है। वो हमारे अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट अभी फिलहाल कोरोना से डरने का टाइम नहीं है। आप घरों में कब तक बैठ सकते हैं, कितने टाइम तक आप बैठेंगे, कभी तो अच्छा आप थक के निकलेंगे। मैडम, जो भी पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनका मनोस्थिति क्या रहता है? जैसे कि वो आप जिससे पेशेंट आप ट्रीटमेंट करते हो या एडमिट होते हैं, उनकी मनोस्थिति क्या रहती है इस समय? ये सर एक्चुअली जब शुरुआत में आते हैं तो यही होता है कि जिन्हें खांसी जुकाम है उन्हें आधों को तो पता ही नहीं होता उन्हें कोविड है। जब उनकी टेस्टिंग करके उन्हें पता चलता है तो बहुत डरे हुए होते हैं कि हाँ हमें कोविड
हो गया है तो उनको समझाया जाता है कि निकलने के बाद भी अगर आपको सिर्फ खांसी जुकाम है तो आप अपने घर में आइसोलेट होइए, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ऐसा चाहते हैं, अदरवाइज जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी हैं आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, तो वो लोगों के अपने ऊपर हो जाता है। और उन्हें बताया जाता है कि अगर आपको चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो तो आप फटाफट इधर डॉक्टर को फोन मिलाएं और आपके लिए एम्बुलेंस अरेंज कराई जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना केसेस है कोविड पॉजिटिव का कि हम उन सबको अपने पास नहीं रुका सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं मैडम कि अगर मेरे 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 अंदर कोरोना का सिम्टम दिखा तो मुझे डरना नहीं है, मुझे डट के उसके साथ लड़ाई करने के लिए जो जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो लेना है। और अगर मेरे को ज्यादा तकलीफ है तो मेरे को हॉस्पिटल में अरेंज करना है, हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना है, डरना नहीं है। यस सर, और अपनी कोविड की टेस्टिंग हम करा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ प्राइवेट लैब्स को भी इसके टेंडर्स दिए गए हैं, तो वो आपका करके देंगे। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर, क्योंकि मैं कल इन्फेक्ट हो सकता हूँ या मेरे साथ जितने भी लोग हैं कोई भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो अगर मैं कल इन्फेक्ट हो जाऊं तो मुझे डरना नहीं है। यस सर। यस, थैंक यू। तो ये मेरे जो कुछ क्वेश्चन आपके साथ बात किया ये मेरे टीम के लिए था कि ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। और मेरे अगर मेरे कुछ टीम अपना कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ रखना चाहते हैं तो आप प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल। थैंक्स आलम जी। पार्टिसिपेंट से कुछ क्वेश्चंस है डॉक्टर गुप्ता। पहला क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि ये सैनिटाइजर बार बार यूज करने से इससे कुछ नुकसान या कुछ हो सकता है या इज इट सेफ? सैनिटाइजर यूज करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बट हाँ ड्राइनेस आ सकती है क्योंकि अल्कोहल इवेपोरेट होता है और आपके स्किन का मॉइस्चर आपके साथ ले जाता है। अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। एंड आपको अगर ये लगता है कि अल्कोहल के जो फ्यूम्स हैं आप बार बार ले रहे हो तो आप अपना हाथ थोड़ा सा दूर रख के कर सकते हैं, इससे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। राइट। आपने एक और सवाल है कि शॉपिंग जो आप करने के बारे में आपने पूरा अच्छी तरह समझाया, लेकिन आपने समझा दिया, बट वो किसी ने दोबारा पूछ रहे हैं कि जब चेंज देंगे, बैलेंस देंगे शॉपकीपर, तब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको वो बैलेंस देते हैं तो उस बैलेंस को आप उसी बैग में, पॉली बैग में रख दीजिए जिसके अंदर आपका सामान है, और उसको अपनी पॉकेट में ना रखें। जब आप उसे घर लेके आएंगे तो आपने जो टेबल अलग से बना रखा है आप उस टेबल पे उसे निकाल के रख दीजिए। जब आपने सारा सामान रखा तो वहीं पे रख दीजिए उसे और 1 दिन तक रहने दीजिए, क्योंकि जो अगर रुपीस है तो अगले दिन तक वो सैनिटाइज्ड हो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिकंटामिनेट हो जाएंगे। और अगर कॉइन्स हैं तो इट विल टेक 2 to 3 days, तो आप उसे 2-3 दिन के लिए वहां रखें। अपने घर से निकलते समय आप उस पैसे को उठा सकते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि निकलते समय आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप घर में कुछ ला नहीं रहे हैं, लेकिन वो कॉइन्स या वो पैसा कहीं आपकी जेब से निकल के आपने किसी बच्चे को या घर में कहीं और रख दिया तो वो जगह पे वायरस आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो आप बाहर से कुछ भी लाएं तो आपने जो अपने घर में एक डेजिग्नेटेड टेबल बनाई है जिसमें आप घर में घुसने के बाद सामान रखेंगे उसका इस्तेमाल बिल्कुल करें, और वहां पे चीजें जो भी उठाएं उन्हें सैनिटाइज करके उठाएं। और पैसों को हम सैनिटाइज नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट है कि रुपीस को हम 1 दिन के लिए वहां छोड़ दें, कॉइन्स आप सैनिटाइज कर सकते हैं। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपका। देयर इज अनदर क्वेश्चन कि होम्योपैथी दवा बच्चों को दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आप वो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए 2 ड्रॉप्स डालने हैं और बड़ों के लिए 3 ड्रॉप्स डालने हैं। राइट। नाजिर, आपका जो सवाल है सैनिटाइजर से क्या एलर्जी हो रहा है, तो बार बार साबुन से हाथ धोना कम करता कैसे करें? मतलब किसी को सैनिटाइजर से एलर्जी हो रहा है तो हाथ साबुन से धोना पड़ेगा इन दैट केस? यस सर, बिल्कुल ठीक है। राइट, फाइन। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, होम्योपैथी दवाई प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं उसको, प्रेग्नेंट वुमेन को भी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। राइट। Yeah, ma'am, Dr. Parul, first I'd like to thank you on behalf of Aurum Group and hats off to the healthcare team. जो भी अभी हम तो डर रहे हैं लेकिन आप लोग इतना बिना डरे हुए सबको आप ट्रीट कर रहे हैं। hats off to you, to the healthcare team on behalf of Aurum Group. मेरे 3 सवाल हैं मैम।
यस जैसे सर। आपने ये गाइडलाइन देख रहे हैं प्रिवेंशन का, अगर सिम्टम आते हैं तो क्या उनको उनको क्या खाना चाहिए, और उसके बाद टेस्टिंग का क्या फैसिलिटी है? जैसे सर अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, आपको खांसी जुकाम से ही वो शुरू होता है या बुखार से शुरू होता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप दिन में 2 बार हल्दी का पानी पिए। हल्दी की जैसे चाय बना लेते हैं ना, आप वो चाय बना के पिए हल्दी का, जिसमें आप थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो वो आप लेते रहिए। इसका मतलब आपने 2 बार दिन में गर्म पानी लिया या चाय बनाई, वो आपके ऊपर है। अपने गरारे करिए। गरारे आप बीटाडीन से करिए। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप बीटाडीन से गार्गल करिए, क्योंकि बीटाडीन के अंदर एंटीवायरस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे वेरोसाइडल बोलते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, तो आप उससे दिन में 2 बार गरारे कर सकते हैं। बीटाडीन को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जाता, मतलब आप उसको मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन यूज कर लेंगे गागल्स के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा महीना यूज कर रहे हैं। तभी मैंने आपको अदरवाइज नमक वाले या हल्दी के पानी के गरारे बोले थे। तो अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो ये 2 चीजें आप घर में यूज कर सकते हैं। उस टाइम पे भी आप सलाद ज्यादा खाएं, गर्म चीजें लें। गर्म चीजों से मतलब नहीं आपको सब कुछ गर्म ही खाना है, बट ये 2 चीजें आप गरम गरम ले सकते हैं। और जितना कच्चा सलाद हो आप उतना खाइए, बाहर का मत खाइए। और अगर आपको लगता है आपको टेस्टिंग की जरूरत है, तो आपकी स्टेट में आपकी गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल डेजिग्नेट करे होंगे इसकी टेस्टिंग के लिए, कि जहाँ पे जाके आप कोविड की टेस्टिंग करा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट जो लैब्स होती हैं उनको भी ऑथराइज किया गया है कि वो कोविड की टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कलकत्ता में वो लैब्स और वो हॉस्पिटल कौन से हैं जिनमें ये बताया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितना दिन वेट करना चाहिए? कि जैसे आपने बोला एक फर्स्ट दिन कुछ सर अगर आपको सिर्फ खांसी, हाँ, या सर अगर आपको सिर्फ खांसी जुकाम और बुखार ही हो रहा है, धीरे धीरे आपके सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, आप घर पे रुक के बेहतर से देख सकते हैं। आपने टेस्टिंग करा ली, अगर टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव आ गया है और आपको डर लग रहा है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं घर पे ही रुक जाऊं, तो आप अपने सिम्टम्स को देख लीजिए कि आपको सिर्फ खांसी जुकाम और बुखार है, बॉडी में दर्द है, लेकिन अगर जैसे ही आपको चेस्ट पेन आ जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना है और हॉस्पिटल जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज हर कोई सेफ रहना चाहता है, तो हर किसी को लगता है कि हम एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि एडमिट होंगे तो वहां पे डॉक्टर संभाल लेंगे, मुझे नहीं देखना पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट आपको घर से बाहर नहीं निकलना अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, और आपका मास्क पहनना उतना ही अनिवार्य है। घर में भी, अपने घर में लोगों को बचाने के लिए भी, तो वो सेल्फ आइसोलेशन में आ जाता है, क्योंकि आपको सिम्टम्स हैं। तो आपको एक कमरे में रहना है, जो मैंने आपको सेल्फ आइसोलेशन का बताया था। थैंक यू मैम। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना? हाँ, ये देखो, ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है, या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।